ये जो जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसका लक्ष्य क्या था, इसका नतीजा क्या है? कोई भी जंग कहीं भी हो तो उसका एक लक्ष्य होता है। आज के दिन दो जगह पे जंग चल रही है, एक तो ईरान और इजराइल के बीच। उसका क्या लक्ष्य है? इजराइल चाहता है कि ईरान है वो एक परमाणु शक्ति नहीं बने, और उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएं तो निश्चित रूप से इजराइल समझता है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे और हमारी हैं। और निश्चित रूप से ये जो टेररिज्म का जब हमने जवाब दिया 22 अप्रैल के बाद, निश्चित रूप से हमारा भी कोई लक्ष्य होगा। तो वो लक्ष्य क्या था, हमें हासिल हुआ या नहीं हासिल हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के बड़े जानकार हैं। पहले तो हमारे अजय साहनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अजय साहनी साहब एक लीडिंग एक्सपर्ट ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी हैं, डॉक्टर अजय साहनी, और ये फाउंडर मेंबर हैं एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, एंड यू ऑल्सो एडिट साउथ एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू। आपकी कई पब्लिकेशंस भी हैं, एडिट भी की हैं आपने, और अक्सर मैं आपको टीवी चैनल्स पे देखता रहता हूं और बड़े गौर से सुनता भी हूं। आपने एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में एक एविडेंस भी दी पाकिस्तान टेररिज्म के प्रति, और आपने BBC हिंदी चैनल में कहा कि ये जो हमारा जो राजनीतिक ऑब्जेक्टिव था इस जंग में, वो लगभग उसका ज़ीरो इम्पैक्ट रहा। उस पर बड़ी चर्चा भी हुई। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। प्रवीण साहनी साहब इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, को फाउंडर ऑफ द फोर्स मैगज़ीन, और सिक्योरिटी के बड़े जानकार हैं। तो अजय साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ कि जब 22 तारीख को बैसारन में ये हमला हुआ और 26 लोग की मृत्यु हुई, तो हिंदुस्तान में तो ऐसा एक जोश बन गया, सारी देश में जोश बन गया कि भाई इसका जवाब तो देना चाहिए। तो जवाब हमने दिया और कुछ हद तक में कुछ हासिल भी हुआ। तो आपके हिसाब से क्या इसका आउटकम हमारे पक्ष में है या नहीं है? मैं दो चीज़ें पहले कहना चाहूँगा उस पर। एक तो आपने कहा कि एक जोश बन गया, जोश बना नहीं, अच्छा, बनाया गया। अच्छा, ये जो वृतांत था, जो नैरेटिव था, वो किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था। अच्छा, इस हादसे के बाद कश्मीर में कितने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोग बाहर आए, खुद बोला इन्होंने, पहली बार 35 साल के आतंकवाद में पहली बार कश्मीरी सड़क पे निकल के बोल रहा था कि आतंकवादी गलत कर रहे हैं। सही। तो वृतांत जो है उस तरफ भी ले जाया जा सकता था। लोगों को इतना, लोगों का आक्रोश, उत्साह नहीं बढ़ाने की ज़रूरत थी। वो तो चैनल्स बढ़ा रही थी ना? नहीं, चैनल्स किसकी हैं और कहाँ चल रही हैं इस वक्त सब जानते हैं कि ये एक काबिज़ मीडिया है। ये कोई अपने आप कुछ नहीं करता। ये मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वैसे भी हर मीडिया काबिज़ होता है, लीडरशिप जो होती है वही वृतांत बनाती है, तय करती है। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे एक ज़माने में कश्मीर, और उन्होंने कहा था कि ये आर पार की लड़ाई है। सही बात, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बिल्कुल चैनल्स उस ज़माने के इतने काबिज़ नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन सब ने कहा कि ये आखिरन हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री आया जो शक्ति की बात कर रहा है, जो भारत के गौरव की बात और एक साल तो तैनात रही वहाँ फोर्सेज हमारी। नहीं, ये बात की बात है। 24 घंटे के अंदर अंदर वही वाजपेयी ने बोला कि मैं अपना दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाता हूँ। सही बात। वही चैनल्स उसी उत्साह के साथ बोलने लगे कि देखिए क्या बड़ा स्टेट्समैन है। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूँ कि ये वृतांत न लोगों ने बनाया, न मीडिया ने बनाया, ये लीडरशिप ने बनाया है। दूसरा, आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की पूर्ति की। तो एक तो है कि इसके जो कथित ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और दूसरा है कि असल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए। कथित ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो ये बहुत ही ख़राब हादसा हुआ बैसरन मैदान में,
एक मैसेकर हुआ, इतने लोगों को चुन चुन के हिंदुओं को पहचान के गोली मारी गई, बहुत बुरी चीज़ थी। तो एक तो था कि उसको अवेंज करना, जी हाँ, और साफ कह दिया गया कि जो करने वाले हैं और जो इनके पीछे कराने वाले हैं, इनके खिलाफ हम इनको छोड़ेंगे नहीं। सही बात। दुनिया में ये कहीं भी जाएं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी मिला, कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग चीज़ें कहीं, लेकिन बात ये थी कि इस हादसे का आपने बदला लेना है। तो और दूसरा साथ साथ ये बोला गया कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है ताकि आगे के लिए ये फिर न करें, डेटरेंस। तो ये दो मकसद थे। तो जहाँ तक ये दो मकसद की बात है, जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है अभी तक। कोशिशें जारी हैं, और जब भी हो, मेरे ख्याल से जब भी वो हाथ आएंगे उनको कुछ किया, वो बचेंगे नहीं। लेकिन अभी तक नहीं पकड़े गए या न मारे गए। न इनके कराने वाले कोई आइडेंटिफिएबल मारे गए। हाँ, आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, आपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया, लेकिन गिराया उनको पूरी पहले आपने खबर देने के बाद। वो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि हमने अगर वो एक्सप्लेनेशन सही है तो इंटरनेट से उनकी स्पीच क्यों उड़ा दी गई? व्हाई हैव यू स्क्रप्ट द इंटरनेट? तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि जी बिल्कुल साफ, हाँ। मैंने वो देखी हुई है, साफ अल्फाज में वो कहते हैं हमने उनको ऑपरेशन से पहले बता दिया था कि हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के जो जगहें हैं उनको मारेंगे। तो पूरी वार्निंग उनको आपने दे दी। उन्होंने जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग किया। 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं, तो वही काफ़ी वार्निंग है। उसके बाद अपने उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक उनको ख़ास इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अब हम करने जा रहे हैं। तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे, एक आध मिडिल वैल्यू टारगेट्स बहावलपुर में, जहां उन्होंने सोचा यहाँ तक कि तो वो आएंगे नहीं, तो वो उनकी मिसकैलकुलेशन थी। तो जहाँ तक कि इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि जिन्होंने करा और जिन्होंने करवाया उनको कोई क्षति नहीं पहुँची। डेटरेंस मेरे ख्याल से उसके ऊपर आगे बात की जा सकती है, लेकिन आप ये समझें कि दशकों, तकरीबन 14 साल तक के अमेरिका ने सैकड़ों नहीं हज़ारों ड्रोन ऑपरेशंस पाकिस्तान में किए, हज़ारों टेररिस्ट मारे, हाई वैल्यू टारगेट्स मारे, उसामा बिन लादेन उनमें गिना जा सकता है, और फिर भी पाकिस्तान ने अपना ना इरादा छोड़ा ना हरकतें। तो ये है कथित जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं। असल क्या था वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से अचीव हो गया। अच्छा, जो असल ऑब्जेक्टिव था वो था डोमेस्टिक ऑडियंस को मोबिलाइज करना, दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। और उसमें मैं शुरू से ही कह रहा था बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है, वृतांत बनाने की ज़रूरत है। और ये दोनों तरफ बन रहा था, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक बड़ी विजय की घोषणा हो गई है। पाकिस्तान कहता है हम जीत गए, हमने इनको ये कर दिया, हमने इनका इतना नुकसान पहुंचा दिया। हम कहते हैं हमने इनका इतना नुकसान पहुंचा दिया। दोनों तरफ जो वृतांत है वो डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए काफ़ी है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो भी उन्होंने बोला कि अभी सस्पेंडेड है, चल रहा है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, भूल जाइए, ख़त्म हो गया। इट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस। जी हाँ, जी हाँ। तो आपके हिसाब से एक राजनीतिक पूरा दृष्टिकोण के एक तमाशा था जो एक पार्टिसन पॉलिटिकल पर्पस से किया गया था। वो तो हासिल हो गया इनको, वो हासिल हो गया, वो पूरी तरह से हासिल हो गया। नैरेटिव इन्होंने डोमिनेट कर लिया है। क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ा और आपसे आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ। इसके तुरंत बाद ही ये भी बताया गया कि कई टेररिस्ट कोशिश कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के ब्रीच करके अंदर आने की। तो इसका मतलब तो शामिल हुआ ना कि साथ साथ में ही टेररिस्ट फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं उधर से दोनों जो मेन ग्रुप्स हैं, लश्कर और जैश, दोनों ने धमकियां दी हैं, दोनों ने धमकियां दी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये तो उनकी पॉलिसी रही है और रहेगी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अमेरिका जैसा इतना शक्तिशाली देश 14 साल तक इन पे
मिसाइल चलाता रहा और तब भी इनकी तबीयत नहीं बदली या इरादा नहीं बदला। तो एक 5 साल 6 साल में आप एक हादसा कर देते हैं, 16 में एक किया, 19 में एक किया, अब आपने 25 में एक और कर दिया। ठीक है, एक एस्केलेशन हो रहा है, नतीजा नहीं निकला, उनका कोई नतीजा नहीं है, उसका अलग विश्लेषण हो सकता है, लेकिन बल्कि 16 के बाद तो वॉर मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। वो कैसे? क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। जी हाँ, 6-7 की रात को। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाज़ा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पार, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं पता। ऐसी बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की। अच्छा, एयरक्राफ्ट मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहाँ पर चलेगी, वहाँ पे तय होगी मेरे हिसाब से। जी हाँ। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं उन पे। नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, हाँ, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी, आपने क्या किया है। तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है, तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, अराउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। वो कौन सी 4 हैं? GPS है अमेरिका का, जी हाँ, गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ, ग्लोनोस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। अच्छा। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स हैं, किसी और में नहीं है। अच्छा। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहाँ पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ।
लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। हाँ, चीन की तो राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि हम मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ड्रोन एक दूसरे के। अगर 2 टेररिस्ट मार दें किसी को, 4 लोगों को या 2 लोगों को, तो विल इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर? ये तो कह रहे हैं। नहीं, ये तो हम कह जंग रहे का हैं ऐलान ना। होगा। हम कह दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। बिकॉज सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज़ व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। नहीं, वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ। वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये, इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। नहीं, हाइफनेट तो इसीलिए हुए हैं ना कि आपने जंग का जब इसका जवाब दिया ऐसी तरह से दिया क्योंकि बाकी जो विश्व के बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है क्योंकि बेल्ट एंड वो तो रोड। सही है, वो तो सही है। नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं। उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयरफोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारी देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता कितना आप व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली। ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर। उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7।
वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास खाना। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं भी कह रहा हूँ, हमारे इस समय वो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि UN में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, बट उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है। ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, करेक्ट। दूसरी चीज़ इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द UN रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इम्प्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे नहीं समझता कि ऐसा नहीं, दैट्स ओके। मैं, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है। लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपका जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय चाहता हूं, बिना बातचीत से आगे बात बढ़ेगी नहीं। देखिए, मैं इससे इतना सहमत नहीं हूँ। पहली चीज़ तो बातचीत न करना भी एक बात होती है। पर तो कर चुके हैं हम 2014 से। कर चुके हैं, लेकिन बंद कर दी ना। क्यों बंद की? क्योंकि उसका कोई पाकिस्तान के साथ कोई आगे कदम नहीं बढ़ रहा था। सिर्फ बातचीत से कुछ निकलेगा, इस बुनियाद पे बातचीत होनी चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि बातचीत का असर होता है। हम अगर पाकिस्तान से, और ये नहीं कि बातचीत नहीं हो रही पाकिस्तान से, बातचीत हो रही है।
दोनों डीजीएमओ ने बातचीत की, इसलिए ये आपका सीजफायर हुआ। नहीं, बाकी भी ceasefire बैक तो किसी और चैनल्स होते वजह- हैं, पर ट्रम्प एनएसए साहब तो कहते जो हैं- भी हैं, तो बातचीत तो हुई ना, सीधी या किसी के ज़रिए से। एनएसएज मिलते हैं, कहीं बाहर मिल जाते हैं, अनऑफिशियली मिलते हैं, साइडलाइंस पे बातचीत होती जाती है, इंटरनेशनल मीटिंग्स पे। बातचीत का मतलब एक पॉलिटिकल लेवल पे, वो पॉलिटिकल लेवल पे जब आप बातचीत करते हैं उसके दो इश्यूज होते हैं। पहले उसकी कुछ बुनियाद बने कि भाई प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उसका कोई असर होगा, या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे तो एक कोई बेसिक वर्क हो चुका है, उसके बाद कुछ फाइनलाइज होने जा रहा है। दूसरी चीज़, जब आप एक पाकिस्तान से बातचीत करते हैं तो आप दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये एक रैशनल एक्टर है, ये सुलह करना चाहता है, जो सच नहीं है क्योंकि इनसे हमने कई बार बातचीत की, और ये बातचीत और आतंकवाद साथ साथ चला रहे हैं, चलाते रहे हैं और फिर भी चलाएंगे। ये बातचीत का एक कवर लेके चलते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बातचीत से सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पॉस्चर्स हैं वो हमारी शक्ति के साथ रेकनसाइल नहीं होते। सही बात है। आपने जो, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस पर कि ये जो हम पाकिस्तान ये सब हिम्मत करता क्यों है, क्योंकि हमारी कन्वेंशनल डोमिनेंस नहीं। कन्वेंशनल डोमिनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिफेंस पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि हम इसी पे बड़े खुश हैं कि हमारी फ़ौज जो है पाकिस्तान से दुगनी है, हमारे पास उनसे दुगने टैंक तो हैं। इस बार तो ब्रह्मोस ने तो काफ़ी अपना, देखिए एक आध चीज़ से यही हमारा आर कप रनथ ओवर रादर ईजिली। अच्छा, वी आर ए नेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उनसे शायद 6 या 7 गुना है। हमारी जो आर्थिकता है, जीडीपी जो है, वो उनसे 11 गुना है। तो हमारी फ़ौज उनसे 2 गुना क्यों है? और हमारी फ़ौज सिर्फ उनके लिए है? हमारी फ़ौज उनके लिए है, चीन के पूरे बॉर्डर के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, और इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हुई है। लेकिन हमारी फ़ौज दुगनी है तो हम पाकिस्तान को हरा लेंगे। मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉरफेयर हमारा कोई एडवांटेज नहीं है, और हमारा कोई एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि हमने कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हमें अपनी शक्ति को के बारे में, मैं चीन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ बदला। डेंग ज़ियाओपिंग का बहुत अच्छा था, हाइड एंड बाइट, अपनी शक्तियों को और आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो डेवलप कर रहे हैं आप, उनको छुपाओ और समय बिताओ। और जब समय मौका मिले तो, और समय जब नहीं, मौका नहीं मिले, जब आपकी शक्ति उस दर्जे पे पहुंच जाए कि आप अपने डेजिग्नेटेड दुश्मन, जो आपसे कई दर्जा ज़्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने तो अमेरिका को उस वक्त 80s में, लेट 80s में ये पूरी चीज़ तय हो चुकी थी इनके दिमाग में कि हमारा चैलेंजर जो है वो अमेरिका है, और उसी वक्त वो अमेरिका से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे। हाइड एंड बाइड, डिसेप्शन, ये दीज आर एसेंस ऑफ चाइनीज़ स्ट्रैटेजी। हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज़ हैं और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते हैं। यू मस्ट डेवलप नेशनल पावर। ये जितने जो सब कन्वेंशनल हमारे खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ नहीं है। हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं। हार्ड पावर इज द बेसिस ऑफ सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर इज द फंडामेंटल ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर ऑल्सो। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर अब जैसे पाकिस्तान ने कह दिया ना, आप पानी बंद करोगे, पानी तो बंद नहीं होने वाला। चीन ने कह दिया ना कि हम ब्रह्मपुत्र वो उधर से कह दिया उन्होंने, और पाकिस्तान ने कह दिया कि पानी बंद कर दोगे, एक्ट ऑफ वॉर है। भाई किस तरह से एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली स्पीकिंग हर इंडेक्स पे हमें चुनौती देता है, आपको रोज चुनौती देता है। बांग्लादेश भी आपको चुनौती देता है। मुझे याद है एक वक्त था जब